वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टेस्ला की, सुज़लोन एनर्जी की, कैंपा कोला की, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की और एयरटेल की। सबसे पहली न्यूज है एयरटेल की। इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भारतीय एयरटेल के 51 मिलियन शेयर्स 8,485 करोड़ रुपए में बेच दिया है और ये शेयर्स 1,660.46 रुपए पर शेयर के रेट पर बेचे गए हैं, जो मंडे के 1,675.6 रुपए के क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील का एक बड़ा हिस्सा भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड ने ही खरीदा है, जिससे उसकी एयरटेल में होल्डिंग 40.47% हो गई है। वैसे तो भारतीय टेलीकॉम ने नवंबर में भी 1.2% स्टेक खरीदा था ताकि एयरटेल में वो अपना कंट्रोल और ज्यादा मजबूत कर सकें। और आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम चल सके अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी का Q3 FY25 का प्रॉफिट 91% बढ़कर 388 करोड़ रुपीस और रेवेन्यू भी बढ़ा। इनका रेवेन्यू 2,969 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन इसके बावजूद सुज़लोन एनर्जी के शेयर्स 50 रुपए तक गिर गए हैं और स्टॉक 6 महीने में 37.52% गिरा है। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में भी सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक 23.57% गिरा हुआ है। हालांकि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक काफी वीक मोमेंटम दिखा रहा है क्योंकि इसके सभी की मूविंग एवरेजेस नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज फिर से रिपीट कर दूं जो मैं हर एक वीडियो में करता हूं, हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हम बिजनेस न्यूज या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज लाते हैं। ये किसी भी तरह का बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन चैनल नहीं है। तो प्लीज अगर आप बिजनेस न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना शायद आपके लिए दूसरे टाइप्स के चैनल हो सकते हैं। अगली न्यूज है टेस्ला की, जिस चीज का हर किसी को इंतजार था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इलॉन मस्क के साथ जो मीटिंग हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो हिंट्स सामने आ गए हैं। टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी है। मुंबई और दिल्ली में 13 जॉब्स ओपनिंग लिंक्डइन पर लिस्ट हो चुकी हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी कहा है कि मुंबई में पहला टेस्ला शोरूम जल्दी खुल सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज कवर किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इलॉन मस्क साथ में बैठे हुए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जरूर टेस्ला या फिर स्टारलिंक जल्द ही इंडिया में देखने को मिल सकता है। और वो मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच निकली। इसीलिए कहता हूं कि आपको अगर बिजनेस में आगे रहना है, शेयर मार्केट में आगे रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत कंपलसरी है। आप ऊपर आई कार्ड पे देख भी सकते हो, उस न्यूज में मैंने ये साफ साफ बोला था और वही चीज हुआ। और ऐसा हो क्यों पाया? क्योंकि गवर्नमेंट ने लग्जरी ईवीज पर ड्यूटी 110% से कम करके 70% कर दी है। और अगर मैं रिपोर्ट्स की बताऊं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्लांट लगाने का प्लान कर रहा है और मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद में सबसे पहले शोरूम्स खुल सकते हैं। अगली न्यूज है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की और ये न्यूज सुन के आपको मजा आ जाएगा क्योंकि कैंपा कोला यूएई में लॉन्च हो चुकी है और ये उसका पहला एंट्री था यूएई में। ये जो लॉन्च था वो दुबई के गल्फ फूड इवेंट में किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेजेस इवेंट है। अब ये इवेंट क्या होता है वो भी बता देता हूँ साथ ही साथ। बेसिकली ये एक ऐसा ट्रेड शो है या फिर आप इसको एग्जीबिशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक एग्जीबिशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दुनिया भर के फूड और बेवरेजेस की कंपनीज अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं या फिर कुछ नए तरह का प्रोडक्ट बनाया गया है फूड इंडस्ट्री में, तो वो भी शो किया जाता है। तो जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उन्होंने 2022 में कैंपा कोला को अक्वायर किया था और 2023 में इंडिया में रीलॉन्च किया था। अब कैंपा कोला तो लॉन्च हो गई है यूएई में। बहुत सारे लोगों को नॉस्टैल्जिया भी फील होगा कैंपा कोला को देख करके। नॉस्टैल्जिया क्यों? क्योंकि ये ब्रांड 1977 में लॉन्च हुई थी। तो 1970s या 1980s के जो लोग हैं उस वक्त कैंपा कोला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड था, क्योंकि उस वक्त कोका कोला और पेप्सी की एंट्री इंडिया में नहीं हुई थी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैंपा कोला ही हर जगह छाया हुआ था इंडिया में। फिर कैंपा कोला आपको पता है कैसे गायब हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। और अब कैंपा कोला को वापस से रिलायंस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत मजेदार हो सकता है, देखते हैं ये चीज कैसी होती है। और आपको यहाँ से एक लेसन भी सीखना होगा, कॉम्पिटिटर कभी भी आपको बर्बाद कर सकता है। तो आपको हमेशा अपने आप की क्वालिटी बेटर करनी होगी, साथ ही साथ आपको अपने नए प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बढ़ाने होंगे।
क्योंकि आप ये देखो कैंपा कोला तो फिनिश हो गया, लेकिन मिरिंडा, लाइम और माजा जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वरुण बेवरेजेस भी देख लो जो पेप्सी को ओन करता है, तो ये सारे तो चलते रहे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर हो तो हमेशा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सेम लाइन में बढ़ाते रहो, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते रहो, आप किसी भी फील्ड में हो। हालांकि रिलायंस का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लेगेसी का रिवाइवल है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं, यूएई में ये एगेथिया ग्रुप के पार्टनरशिप में लॉन्च हुआ है कैंपा कोला। तो देखते हैं यूएई में क्या धमाल मचाता है कैंपा कोला, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कैंपा कोला के लिए, वहां पे काफी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुबई जो शहर है वो अमीरों का शौक है, वहां पे कई तरह के ड्रिंक्स हैं। तो अगर कैंपा कोला अपना बेसिक ड्रिंक लेकर के एंटर करा हुआ है वहां पे, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कैंपा कोला को। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। जो भी न्यूज आएगा मैं कवर करूंगा रिलायंस इंडस्ट्री की या फिर कैंपा कोला की, लेकिन आपको वो न्यूज मिले उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। अगली न्यूज है ऑटो सेक्टर से, और इस न्यूज में मैं आपको पूरा डेटा बताऊंगा इंडिया के ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है। बेसिकली Q3 FY25 में इंडियन ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मिक्स्ड रहा, यानी कि कह सकते हो आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बहुत ज्यादा बेकार नहीं रहा। कुछ सेक्टर्स अच्छे गए, कुछ सेक्टर्स नीचे गए। अगर मैं आपको वॉल्यूम्स और नंबर्स में समझाऊं तो डोमेस्टिक वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 3% ही बढ़े हैं। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो पैसेंजर व्हीकल 4.5% ग्रो हुए, लेकिन छोटी कार्स की डिमांड 8% गिर गई। वहीं अगर मैं कॉमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो कॉमर्शियल व्हीकल सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़े, लेकिन टू व्हीलर का एक्सपोर्ट जो है वो 29% बढ़ गया। लेकिन वही बात रही यहां पर भी कि डोमेस्टिक डिमांड वीक रही। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कार्स की और टू व्हीकल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी टैक्स रिवील दिया है लोगों को, तो लोग ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन था और ये किसी भी तरह की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ये बात सुनकर के किसी ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। अगली न्यूज है भेल की। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज मैं बताऊंगा कि भेल के शेयर्स कल 5% नीचे क्यों गिर गए। इसका मेन रीजन है उनके बीच है एक डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, वो है यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है डूकॉन। तो डूकॉन ने आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया है, इसके वजह से भेल के शेयर्स 5% गिरकर 183.60 रुपीज तक पहुंच गए। अब ये आर्बिट्रेशन क्या होता है आप ये जरूर सोच रहे होगे, इसलिए मैं आपको बताता हूं। आर्बिट्रेशन का मतलब है जब किसी कंपनी के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो वो लोग कोर्ट के बगैर, यानी कि कोर्ट में न जाने के बजाय बाहर ही उस मामले को सुलझाते हैं। ये भी एक तरह का लीगल प्रोसेस ही होता है, लेकिन इसमें दोनों पार्टीज एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं जो एविडेंस और आर्गुमेंट्स को सुनता है और फिर उसके बाद डिसीजन लेता है। ये प्रोसेस वैसे काफी तेज होता है, कॉन्फिडेंशियल के साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू कोर्ट, और कोर्ट से ये सस्ता भी होता है और जल्दी जल्दी भी इसमें सारी चीजें निपटा दी जाती हैं। और भेल और डूकॉन के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि ICAA के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, और इसमें एक आर्बिट्रेटर का जो भी फैसला होगा उसको दोनों कंपनीज को मानना ही पड़ेगा। वैसे आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए था कि ऐसी कौन सी पेमेंट है जिसकी वजह से शेयर 5% नीचे गिर गया। वैसे मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये दो पेमेंट्स को लेकर के डिस्प्यूट है। एक पेमेंट डॉलर में हुई थी, दूसरी रुपीज में हुई थी। तो जो पहला पेमेंट है उसका जो अमाउंट है वो है 30.89 लाख डॉलर्स, और जो दूसरा पेमेंट है उसका है 3.78 करोड़ रुपीज। वैसे तो यार ये जो पहला पेमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है, दूसरा पेमेंट तो छोटा मोटा पेमेंट है सिर्फ 3 करोड़ का। तो मेन रीजन जो गिरने का है वो है 30.89 लाख डॉलर्स का। अगली न्यूज है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर रही है। कंपनी सोलर पैनल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए प्लांट्स सेटअप करेगी। अभी फिलहाल इवान शाह को सोलर मैन्युफैक्चरिंग और मुश्तेक हुसैन को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का CEO बनाया गया है। ये मूव रिलायंस ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन को पूरा करेगा। हालांकि ये रिलायंस पावर तो फेलियर जैसा ही निकला, बट देखते हैं फ्यूचर में ही लोग क्या करते हैं। फिलहाल न्यूज तो ये निकल के आ रही है कि रिलायंस पावर पहले ही
रिन्यूएबल एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है और 930 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी जीता है हाल में रिलायंस पावर ने। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है। वो वीडियो है समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर। वो आई कार्ड पे आप वीडियो जरूर देखो क्योंकि वो कमाल की वीडियो थी, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप भी हमें सपोर्ट करो, हमें आवाज उठानी होगी साथ में मिल करके, और इस वीडियो को और कल की वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले बिजनेस न्यूज में कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।